Good morning class. Welcome in social science class. Dear students, in our social science class, we are going to start our chapter number 4, the Mughal Empire, from our book Our Past. इस वाले चैप्टर को हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, उसी का फर्दर टॉपिक है अ क्लोजर लुक्स अकबर्स पॉलिसीज. सो ये ग्रेट मुगल रूलर अकबर के बारे में है कि उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ था. तो आज हम उसको जानेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेट डाउन बाय अकबर एंड वर एलैबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक. जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स थे या फीचर्स थे वो अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए थे अकबर ने, और उनको अच्छे से अपनी बुक में लिखा हुआ था अबुल फजल ने. द अकबरनामा इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम आईने अकबरी, जिसको हमने लास्ट अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि अबुल फजल ने अकबरनामा बुक लिखी थी अकबर के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में, और उसी का जो थर्ड पार्ट था आईने अकबरी, उसी में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. अबुल फजल एक्सप्लेन द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास. सो जो यहाँ पर हम अपने फ्लो चार्ट में देखेंगे कि अकबर का जो एम्पायर था उसको डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, और उन डिफरेंट प्रोविंसेस को हम कहते थे, मतलब मुगल्स जो थे वो यूज करते थे सूबास वर्ड. क्या टर्म यूज करते थे? सूबा. और सूबा को जो गवर्न करता था, उसकी जो देख रेख करता था, उसको वो कहलाता था सूबेदार. सो और हर एक जो प्रोविंसेस थी उसका अपने एक फाइनेंशियल मिनिस्टर होता था जिसको कहलाता था दीवान. सो ये यहाँ पर मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन है. उसने अपने पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, उनको सूबा बोला, सूबा को गवर्न किया सूबेदार ने, और ईच प्रोविंसेस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर कॉल्ड दीवान. सो द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाई अदर ऑफिसर्स. अब ये जो सूबेदार था ये पूरे सूबे को अकेला जो है वो हैंडल नहीं कर सकता था, तो इस सूबेदार की हेल्प कौन करता था यहाँ पर हम देखेंगे. ये टर्म जो है आपको वो टर्म अच्छे से याद होनी चाहिए. सूबेदार की जो हेल्प करते थे वो थे बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल. अब देखते हैं कि हम बख्शी किसको कहते हैं. सच एज द मिलिट्री पे मास्टर्स, जो मिलिट्री के काम में जो हेल्प करता था वो कहलाता था बख्शी. सो ये बख्शी जो है ये मिलिट्री के कामों में सूबेदार की हेल्प करता था. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो धर्म के कामों में धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो सूबेदार की हेल्प करवाता था वो कहलाता था सदर. द मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री को कमांड करता था वो कहलाता था फौजदार. एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल, और जो पुलिस का काम करता था, जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखवाता था वो था कोतवाल. तो ये सब जो है सूबेदार की सूबे को चलाने में, उसको अच्छे से रन करने में हेल्प करते थे. अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. अकबर्स के जो नोबल्स थे, उसके जो मिनिस्टर्स थे, उनको या ये जो आर्मीज के जो कमांडर्स थे उनको रेवेन्यू का लार्ज पार्ट यूज करने की परमिशन थी. वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर functioned efficiently, but the end of the 17th century में nobles had built independent network of their own. और जब तक ये nobles जो थे वो लॉयल रहते थे एम्पायर के प्रति, सो तब तक काम जो है बहुत अच्छे से चलता था. और जब भी वो गद्दारी करना शुरू करते थे या फिर धोखा देना शुरू करते थे, जो कि लगभग 17th सेंचुरी के एंड तक स्टार्ट हो गया था, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वैल्यू देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था और एम्पायर के प्रति उनकी लॉयल्टी जो है वो कम हो गई थी. तो यहाँ पर एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो स्टार्ट हो गया था. देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. सो यहाँ पर उनकी एम्पायर के प्रति जो लॉयल्टी थी वो वीक हो गई थी, और सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्राइम हो गया था, वो इम्पॉर्टेंट हो गया था. वाइल अकबर एट द फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570s ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन्स विद द उलेमास. सो यहाँ पर क्या करते थे अकबर जो थे, अब वो 1570s के आसपास उनका इंटरेस्ट जो है वो एम्पायर के कामों में कम और रिलीजियस मैटर्स में ज़्यादा हो गया था. तो वो अपने जो उलेमाज होते हैं, या फिर जो हिंदू में ब्राह्मण्स होते हैं, या फिर जो क्रिश्चियंस में
जूइश प्रीस्ट होते हैं या फिर रोमन कैथोलिक थे या फिर जोरोस्ट्रियंस थे, ये अलग अलग धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं उन सब के साथ ये धर्म पर चर्चाएं करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और ये डिस्कशन था टुक प्लेस इन द इबादत खाना जो है प्लेस बनाया हुआ था, वहाँ पर ये सब जो डिफरेंट रिलीजियस गुरु होते हैं उनके साथ इन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड द सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल, ये इनके बहुत बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट था अकबर का, जो वो अलग अलग धार्मिक चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते थे और अलग अलग जो धर्म के लोग थे उनके बारे में वो सीखना उनको पसंद था। सो अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज that religious scholars who emphasized rituals and dogma were often bigots. So यहाँ पर दो टर्म यूज की गई हैं, नंबर वन इज डॉगमा एंड सेकेंड वन इज बिगॉट्स। सो हम देख लेते हैं पहले कि ये डॉगमा क्या होते हैं और बिगॉट्स क्या होते हैं। डॉगमा का मतलब है अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चंस। कोई भी ऐसी बात या स्टेटमेंट जिसमें ये उम्मीद की जाए कि लोग उसको आंख बंद करके फॉलो कर लें और उसके होने या ना होने का कारण ना पूछे, एक तरीके से अंधभक्त हो जाना। अब दूसरा जो टर्म है वो है बिगॉट। इसका मतलब है एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ और कल्चर्स। ऐसे इंसान जो दूसरों के फेथ बिलीफ धर्म उसको इम्पोर्टेंस ना देके सिर्फ अपने को ही इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, वो कहलाते हैं बिगॉट। तो यहाँ पर अकबर कहते हैं कि जब उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों के साथ डिस्कशन किया तो वो इस पॉइंट पर पहुंचे कि जो इंसान ये बात कहता है कि दूसरे के धर्म नहीं माने या उनको उन रिचुअल्स को ना माने तो वो कुल मिला के कट्टरपंथी होते हैं। Their teachings created division and disharmony amongst his subjects। और ऐसे लोगों की जो बातें हैं वो समाज के अंदर भेद शुरू करवा देती हैं और डिसहार्मनी, वहाँ पर संप्रदाय जो है वो सुख शांति से नहीं रहते हैं। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल। और इन सब बातों ने अकबर को एक नए रास्ते पर चला दिया जिसका नाम था सुलह कुल। ये एक उन्होंने नया धर्म एक तरीके से बना दिया था, सुलह कुल जिसका उन्होंने नाम दिया, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, पूरे विश्व में शांति। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रेल्म। और इसका क्या मतलब था सुलह कुल का कि जो अकबर का जो भी एम्पायर है उसके अंदर कोई भी इंसान दूसरे धर्म के बारे में इनटॉलरेंस नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के धर्म को वैल्यू बिल्कुल ना दे, ऐसा बिल्कुल उनके रेल्म में इसमें नहीं होगा। इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। और इसके अलावा जो उसके जो एम्पायर है उसके अंदर लोग जो हैं वो एथिक्स के ऊपर, सम्मान के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, न्याय के ऊपर फोकस रखेंगे और आराम से रहेंगे और दूसरों के फेथ बिलीव और रिलीजन को भी जगह देंगे। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। और इस आइडिया पे गवर्नेंस करने के मामले में हेल्प करी अकबर की अबुल फजल ने। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और अकबर का जो बेटा था जहांगीर और उसके बाद जो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, इन दोनों ने ही अपने फादर और ग्रैंडफादर की पॉलिसी को फॉलो किया और दूसरों के धर्म को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी। इवन यहाँ पर जो हम सुलह कुल की हम जो बात कह रहे हैं उसके बारे में जहांगीर ने कहा था, जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या कहा उन्होंने? एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोवर्स ऑफ ऑल क्रीड्स। की जो मेरे जो फादर हैं उनके एम्पायर में दूसरे धर्म जाति सभी को इक्वल प्लेस मिला हुआ है। सो इन हिज imperial dominion which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions। दूसरे धर्म के जो गुरु हैं उनको भी यहाँ पर जगह मिली हुई। एंड फॉर बिलीव्स, उनके विश्वास, गुड एंड बैड, चाहे वो जो भी बातें कहते हैं अच्छी या बुरी जो भी बातें कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कहने की परमिशन नहीं है, उनको पूरी परमिशन है। एंड द रोड टू इनटॉलरेंस वाज क्लोज्ड।
और अगर कोई ये कहता है कि ये बातें असहनीय हैं तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर दरवाजे बंद थे। सुन्नीज एंड सियाज मैट इन वन मॉस्क्यू, जो सिया और सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो एक ही मॉस्क्यू में जाके नमाज अदा करते हैं। एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे, और ज्यूज और जो क्रिश्चियंस हैं वो भी एक ही चर्च में जाके प्रे कर सकते हैं। ही कॉन्स्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, की अकबर की एम्पायर के अंदर सुलह कुल की नीति को, यूनिवर्सल पीस की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, नूरजहां's इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट। जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, उनकी वाइफ का नाम था नूरजहां, और ये जो नूरजहां है इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जहांगीर जब रूल कर रहे थे तो उनके रूल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये क्या कहते हैं, इनका जो एक्चुअल नाम था नूरजहां का वो था मेहरुनिसा। सो मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। सो 1611 में जहांगीर के साथ इनकी शादी हुई एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां, तभी इनको ये टाइटल मिला। ये नूरजहां जो है इनका नाम नहीं, ये इनका टाइटल है। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्की, अपने जो हस्बैंड है उनके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थी। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, और इसी बात का सम्मान करते हुए जहांगीर ने एक सिल्वर कॉइन निकाला, चांदी के सिक्के निकाले, जिसमें उन्होंने एक तरफ बियरिंग हिज ओन टाइटल, एक तरफ उन्होंने अपना नाम और अपना टाइटल लिखा हुआ था, जबकि उसकी दूसरी साइड जो था वो इंस्क्रिप्शन स्टक थी इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो कॉइन है ये नूरजहां जो बेगम है उनके नाम से निकला हुआ है, उनका पैगाम है। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर और नूरजहां, कि ये नूरजहां का फरमान है, जब भी वो जो कॉइन थी उसके बैक साइड में लिखा हुआ था। द स्क्वेयर सील स्टेट कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। जो स्क्वेयर जो शील थी, जो स्क्वेयर जो उनकी मोहर थी, उसमें लिखा हुआ था कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। सो ये जो मेहरुनिसा है उन्हीं को बोला गया है, नूरजहां पादशाह बेगम। ये उनकी जो स्क्वेयर शील थी उसके ऊपर लिखा हुआ था, और जो राउंड शील थी उसके ऊपर लिखा हुआ था बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, की रानी जो है वो इतनी बुद्धिमान या खुशनसीब बने जितना कि चांद है। मे नूरजहां पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, और ये उस टाइम की सबसे महान जो है रानी है, ऐसा उन्होंने राजा ने रानी के ऑनर में अपनी शील्ड्स के ऊपर लिखवाया था, अपनी मोहरों के ऊपर लिखवाया था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जो है वो कैसे वर्क कर रहा था और आफ्टर 17th कैसे काम कर रहा था। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। सो मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या उसकी जो मिलिट्री की एफिशिएंसी थी उसकी वजह से मुगल एम्पायर बहुत ही प्रॉस्परस तरीके से फला फूला। एंड international travelers described it as the fableland of wealth, but these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। अब यहाँ पे बात करें कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे जो बाहर विदेशों से आ रहे थे, उन्होंने भारत देश को वैसा ही धनी पाया जैसा उन्होंने सुना था, बट इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर देखा कि अमीरों के साथ साथ यहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी उनके लिए एक बड़ी ही विचित्र बात थी। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी कि समानता और असमानता कितनी ज़्यादा है, रिच और पुअर का डिफरेंस यहाँ पर उनको साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's reign inform us that शाहजहां जो थे, जो जहांगीर के बेटे थे, उनके 20वें वर्ष जो जब उनको शासन करते हुए हो गए थे, तो उस टाइम के पत्रों में हमें पढ़ने को मिलता है कि द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन द नंबर आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000, कि जो टोटल नंबर ऑफ मनसबदार थे वो 8000 थे, बट उनमें से हाई रैंकिंग मनसबदार जो थे वो ओनली 445 थे। टोटल 8000 थे, बट हाई रैंकिंग मनसबदार जो थे वो 445 थे। और ये जो स्मॉल नंबर ऑफ मनसबदार थे, इनमें से ओनली जो 5.6% जो मनसबदार हैं, इन टोटल में से जो सिर्फ 5.6% मनसबदार जो थे उनको रेवेन्यू का ओनली 60
6.5% मिलता था उनकी सैलरी के लिए, साथ साथ उनके सोल्जर्स की सैलरी के लिए और उनके ट्रूपर्स वगैरह के लिए, सारी उनकी जो भी मिलिट्री उनको इक्विपमेंट थे उन सब के लिए उनको ये अमाउंट रेवेन्यू का मिलता था। द मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुगल एम्परर के जो भी मनसबदार थे वो अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी सैलरी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इन्हीं चीज़ों पर स्पेंड कर देते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड द पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। इससे किनका फायदा होता था? जो व्यापारी लोग थे और उसके साथ साथ जो बड़े किसान होते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उनका यहाँ पर बेनिफिट होता था, क्योंकि वही जो है वो अपनी आर्मीज या मनसबदार जो थे उनको गुड्स की सप्लाई करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस। बट ये जो किसान और आर्टिसंस थे, व्यापारी थे, इनके ऊपर जो है वो इनको टैक्स भी पे करना होता था किंगडम का। सो वो टैक्स का भार इतना ज़्यादा था कि उनके पास कोई भी और अमाउंट नहीं बचता था। किस पर्पज़ के लिए? सो दैट कि वो कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकें या फिर अपने प्रोड्यूस को बढ़ा सकें, उसके लिए वो कोई शोध या कोई नया काम कर सके, उसके लिए इनके पास मनी नहीं बचती थी। सो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supply to increase productivity। और जो छोटे किसान थे उनके पास तो बिल्कुल ही जो टैक्स पे करने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। The wealthier peasantry and the artisan groups, the merchants and the banker profited in the economic world। So अकबर एम्पायर जो है वो उस टाइम पे कौन बेनिफिट में था? जो बहुत बड़े व्यापारी थे या जो बहुत ज़्यादा बड़े ज़मींदार थे उनको बेनिफिट था, बट जो मीडियम या स्मॉल जो किसान थे उनको कोई भी बेनिफिट वहाँ पर नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो अपना पेट भरना ही बहुत मुश्किल था और उसके ऊपर भी उन्हें टैक्स पे करना था। द इनॉर्मस वेल्थ एंड द रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलीट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। जब 17th सेंचुरी का एंड आ गया तो उस टाइम पे जो बड़े वहाँ पर एलीट क्लास के जो लोग थे, जो नॉबल्स थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि उन्होंने अपने पावरफुल ग्रुप्स बना लिए थे। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, और धीरे धीरे जब मुगल एम्परर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, सो एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, हिज सर्वेंट एमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन। सो उनके जो सर्वेंट्स थे या मनसबदार थे, जो स्ट्रांगली जिन्होंने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, अब वो क्या हो गए थे? दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांडेड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो उन्होंने अपनी अपनी प्रोविंसेस बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हैदराबाद और अवध। Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, हालांकि वो क्या करते थे कि मुगल एम्परर को अपना मास्टर बताते रहते थे, बट नीचे नीचे वो क्या करते रहते थे? अपने इंटरेस्ट को भी बिल्डअप करते रहते थे और अपना नेटवर्क बनाते रहते थे। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर हैड consolidated their independence politically identities. We will read more them about in our chapter number 10. So यहाँ पर क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी आ गई थी या स्टार्टिंग थी, तो उस टाइम पे मुगल एम्परर जो है वो बिल्कुल एक तरीके से डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ग्रेट मुगल एम्परर वहाँ पर राज नहीं कर रहा था। जो भी मुगल एम्परर थे वो वीक हो चुके थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया दूर बैठे हुए मनसबदारों ने, जो अलग अलग प्रोविंसेस को होल्ड किए हुआ था। तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग डायनेस्टीज स्टार्ट कर ली थी और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर इस्टेब्लिश कर लिया था। अब हम जानेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है किंग्स एंड क्वींस। कि जब मुगल एम्परर अकबर का राज था तो उसी सेम टाइम पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में कौन कौन राजा वहाँ पर थे। तो यहाँ पर हम मेनली क्या है, राजा जो अकबर थे उनके समकालीन, उनके टाइम के, उन्हीं के समय दूसरे हिस्सों में देश के अर्थ के दूसरे हिस्सों में वहाँ पर कौन राजा था, ये अब हम जानेंगे। देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क ऑल नियर कंटेम्प्रेरीज। इन कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है सेम टाइम पर, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी के टाइम पे
कौन वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में राजा थे। These includes the rulers of Ottoman Turkey। यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर राजा रहे हैं जिनकी डायनेस्टी का नाम था ऑटोमन, जो कि टर्की में थी, टर्की। सो यहाँ पर क्या हुआ था, इनके जो राजा का नाम था वो था सुल्तान सुलेमान। मेन उनके राजा का नाम क्या था, सुलेमान। सो ये 1520 to 1566 के मिड की बात है। ड्यूरिंग हिज रूल द ऑटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप। सो टर्की ने क्या किया था, यूरोप में एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया था, मतलब यूरोप को जीतना शुरू कर दिया था और वहां तक अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। सीजिंग हंगरी और ऑस्ट्रिया। सो उसने हंगरी को भी सीज कर दिया और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया को भी सीज कर दिया। उसके साथ मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑल द वे इनटू मोरक्को, बगदाद एंड इराक ऑल्सो। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टर्की था इसने नॉर्थ अफ्रीका, बगदाद, इराक, हंगरी, यूरोप, ऑस्ट्रिया, मोरक्को, इन सब को क्या किया था, आप इन सबको बैटल में डिफीट करके यहाँ तक अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया था। तो ये काफ़ी पॉपुलर राजा उस टाइम पे थे। इसके साथ साथ जो सुलेमान थे ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द एक्नॉलेज ऑटोमन अथॉरिटी। सुलेमान ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ऑटोमन नेवी। सो यहाँ पर जो सुलेमान थे उन्होंने अपनी एक नेवी भी बना ली थी। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रॉट द नेवी इनटू कॉम्पिटिशन विद स्पेन। और ये जो मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर इन्होंने अपनी नेवी बनाकर स्पेन को क्या एक तरीके से चैलेंज कर दिया था। इन द अरेबियन सी इट चैलेंज द पुर्तगीज। और अरेबियन सी में इन्होंने पुर्तगाल को भी चैलेंज किया था क्योंकि इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेवी बना ली थी। द मोनार्क वाज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी, द लॉ गिवर। और इसी के साथ जो सुलेमान है उनको एक टाइटल दिया जाता है जिस टाइटल का नाम है अल कानूनी, जिसका मतलब होता है लॉ गिवर, जिन्होंने बहुत सारे कानून अपने राज्य में बनाए हुए हों। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द रेगुलेशंस पास्ड ड्यूरिंग हिज रेन। और ये खिताब उनको क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्यकाल में बहुत सारे कानून बनाए थे। और ये कानून उन्होंने किस लिए बनाए थे, दीज वर एम्ड टू स्टैंडर्डाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स throughout the expanding domain of the empire and especially to protect the peasantry from the forced labor and extraordinary taxes। ये उन्होंने इसलिए बनाए थे क्योंकि उनका राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में फैलता जा रहा था, सो दैट उस राज्य को अच्छे तरीके से गवर्न किया जा सके, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से किया जा सके। उसके साथ साथ जो किसान हैं उनको मजदूरी से या फिर उनको एक्स्ट्रा लगने वाले टैक्स से बचाया जा सके, तो उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने ये सारे कानून बनाए थे। Later in the 17th century, when public order declined in the Ottoman domains, the reign of Suleiman Kanuni was remembered as the period of idle governance। So कुल मिला के जो ये 17th सेंचुरी के आसपास जो है इनका ऑटोमन साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, बट आज भी इनके राज्यकाल को पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस, आदर्श के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम में बहुत सारे कानून बने थे। इसके साथ साथ और कौन थे जो अकबर के कंटेम्पररीज किंग क्वीन रहे हैं, उनमें से हैं द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये भी 1558 से 1603 तक रही थी, तो ये भी अकबर के टाइम पीरियड में ही रानी थी। उसके साथ साथ सफाविद रूलर ऑफ ईरान जो था, वहाँ पर सफाविद जो थे ये वहाँ पर रूल कर रहे थे। एंड मोर कंट्रोवर्शियल रशियन रूलर जार इवान फोर्थ वेसेलविच, ये जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं रूस के अंदर, जार फोर्थ। तो ये जार इवान फोर्थ जो है ये भी अकबर के टाइम पीरियड में ही राजा बने हुए थे। इनको आज भी जो है इवान द टेरिबल के रूप में जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। वी हैव डिस्कस्ड द अकबर्स पॉलिसीज। अकबर्स पॉलिसीज में हमने देखा कि कैसे उन्होंने बाकी रिलीजियस फेथ को प्लेस दिया अपने एम्पायर में, और सुलह कुल जो है यूनिवर्सल पीस नाम से उन्होंने अपना एक नया धर्म चलाया था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि उन्होंने कैसे अपने जो पूरे एम्पायर को उसको प्रोविंसीज में डिवाइड किया हुआ था, जिनको सूबाज बोला जाता है, जिनको सूबेदार अलग अलग ऑफिसर्स की हेल्प से गवर्न करते थे। उसके बाद हमने जाना कि सुलह कुल के बारे में जहांगीर ने क्या शब्द यूज़ किए गए थे, और साथ ही साथ जहांगीर की जो बीवी नूर जहाँ थी उनका कैसे क्या इन्फ्लुएंस था।
उसके बाद हमने देखा कि 17th सेंचुरी में जो बाहर से ट्रैवलर आ रहे थे उन्होंने अकबर के एम्पायर के बारे में क्या कहा, और साथ ही साथ वहाँ पर उस सेम टाइम में प्रेजेंट जो पुवर्टी है उसके बारे में उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए। और सेम टाइम पीरियड में जब अकबर राजा था तो दुनिया के वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में उस टाइम पे कौन राजा थे, ये आज हमने डिस्कस किया। सो प्यारे बच्चों, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग। थैंक यू।